हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लोधाजी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर की पॉलिटिकल साइंस में राजनीति विज्ञान के मूल आधार वाली सीरीज को दोस्तों अब कंटिन्यू करते हुए आज का सेशन हम लाए हैं राजनीतिक दल और दबाव समूहों पर। तो दोस्तों, राजनीतिक दल और दबाव समूहों पर जितने भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं अति लघुत्तरीय प्रकृति के, उन सब पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करेंगे। डायरेक्टली अपने सेशन पर मूव करेंगे जिससे कि सेशन अनावश्यक रूप से ज्यादा लंबा ना हो। दोस्तों, बता दूं आप लोगों को कि राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक विकास, इसके अंतर्गत जो है लघुत्तरीय प्रकृति के प्रश्नों पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें लघुत्तरीय प्रकृति के प्रश्नों पर, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो होगा राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी एंड प्रेशर ग्रुप्स। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो जितने क्वेश्चन हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं उन क्वेश्चनों को एक नजर आप लोग देख लीजिए, और यही क्वेश्चनों पर हम इसमें सब में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे क्वेश्चन आप एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ेंगे जरूर। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं डायरेक्ट अपने सेशन की। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा आज की सीरीज का सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए, राजनीतिक दल और दबाव समूह दोनों पर हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है ना? चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रजातंत्र के लिए राजनीतिक दल क्यों आवश्यक है? प्रजातंत्र के लिए अर्थात कि लोक प्रशासन के लिए, कहें कि लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल क्यों आवश्यक है? तो दोस्तों, प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था लोकमत पर आधारित होती है और राजनीतिक दल लोकमत के निर्माण और उसकी अभिव्यक्ति के सबसे अधिक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। इसलिए राजनीतिक दल प्रजातंत्र के लिए आवश्यक होते हैं। कुल मिलाकर ये कि किसी भी शासन व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल क्यों आवश्यक होते हैं, या विशेष करके जो हमारी लोकतंत्रात्मक शासन होता है, लोकतंत्र होता है, उसके लिए तो राजनीतिक दल बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। कारण क्या है कि इन दलों के माध्यम से ही जो है जनता अपने प्रतिनिधियों को सरकार बनाने के लिए भेज पाती है ना। और ये दल ही जनता को अधिकतम सुविधाएं प्रोवाइड करने का जो वादे करते हैं, उन वादों के द्वारा ही तो ये शासन व्यवस्था को हासिल कर पाते हैं। ठीक है ना? तो लोकतंत्र शासन व्यवस्था लोकमत पर आधारित होती है, अर्थात जनता के मतों पर आधारित होती है। इस कारण से दोस्तों राजनीतिक दल जो है बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दल से क्या अभिप्राय है? राजनीतिक दल से क्या अर्थ है? राजनीतिक दल का क्या अर्थ है? तो राजनीतिक दल ऐसे नागरिकों का समूह है जो सार्वजनिक मामलों पर एक से विचार रखते हो। क्या कहा गया है कि राजनीतिक दल नागरिकों का ऐसा समूह होता है। भाई, राजनीतिक दल कोई एक या दो व्यक्तियों से मिलकर तो बना नहीं होता है, इसमें तो हजारों लोग होते हैं, लाखों लोग होते हैं राजनीतिक दल के अंतर्गत। तो ये सभी ऐसे नागरिकों का एक समूह होता है जो सार्वजनिक बातों को या सार्वजनिक मामलों को लेकर, समाज को लेकर के एक जैसे विचार रखते हैं। वो सब एक साथ संगठित होकर के इस प्रकार के राजनीतिक दल का निर्माण करते हैं, संगठित होकर। क्लियर है ना? और उस पर सरकार पर जैसे कि अपने मताधिकार द्वारा सरकार पर अपना नियंत्रण स्थापित करते हैं, ताकि वे अपने सिद्धांतों को लागू कर सके। प्रत्येक राजनीतिक दल के अपने अपने सिद्धांत होते हैं, अलग अलग सिद्धांत होते हैं। क्लियर है? अगला प्रश्न है, भारत के 4 प्रमुख राजनीतिक दलों के नाम लिखिए। तो 4 प्रमुख राजनीतिक दल कौन कौन से दोस्तों? भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, भारतीय मार्क्सवादी दल और भारतीय साम्यवादी दल। ये 4 दलों का नाम याद रख लीजिए, काफी है इतना। क्लियर है? अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों की 4 विशेषताएं बताइए। राजनीतिक दलों की 4 विशेषताएं। तो सबसे पहली है सामान्य सिद्धांतों की एकता, कि राजनीतिक दल के अंतर्गत जो सिद्धांत होते हैं उसमें हमेशा एकता बनी होती है सभी के साथ में। संगठन की निरंतरता, जब तक संगठन है तब तक राजनीतिक दल है, संगठन टूटेगा राजनीतिक दल भी बिखर जाएगा। क्लियर है? संवैधानिक साधनों का प्रयोग, कभी भी राजनीतिक दल जो है असंवैधानिक या कहे कि गैर कानूनी साधनों का प्रयोग नहीं करेगा, सारे कार्य कानून के दायरे में रहकर ही वो करता है। इसलिए कहा गया है कि संवैधानिक साधनों का प्रयोग करता है ये। ओके, अगली विशेषता है सत्ता प्राप्ति की लालसा। तो प्रत्येक राजनीतिक दल एक ही उद्देश्य, एक अहम उद्देश्य होता है, वो होता है शासन प्राप्त करना। क्लियर है? शासन प्राप्त करना। अगला प्रश्न दोस्तों, लोकमत के निर्माण एवं अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम साधन क्या है? लोकमत के निर्माण और अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम साधन क्या है? तो राजनीतिक दल लोकमत के निर्माण तथा अभिव्यक्ति के सर्वोत्तम साधन है वह अमूर्त मतदाताओं को मूर्त रूप देते प्रदान करते हैं। तो लोकमत के निर्माण और अभिव्यक्ति का सबसे अच्छा साधन कौन सा है?
तो दोस्तों राजनीतिक दल ही लोकमत के निर्माण का सबसे बड़ा, ये सबसे महत्वपूर्ण साधन है, राजनीतिक दल ही। ओके, अगला प्रश्न है राजनीतिक दल के आवश्यक तत्व है संगठन, सामान्य सिद्धांतों की एकता, संवैधानिक साधनों में विश्वास, शासन पर प्रभुत्व की इच्छा, राष्ट्रीय हित। सामान्य से होते हैं, सामान्य जितने भी तत्व है, आवश्यकता, विशेषताएं हैं, ये सब लगभग सभी राजनीतिक दलों की एक समान ही होती है। ठीक है ना। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के कोई 4 कार्य लिखिए। लोकतंत्र वाली शासन व्यवस्था में राजनीतिक दलों के कार्य क्या क्या कार्य हो सकते हैं, इसे 4 कार्य बताइए, या अथवा में राजनीतिक दलों के 4 कार्यों का उल्लेख कीजिए। पहला हो जाएगा लोकमत का निर्माण करना। राजनीतिक दल का सबसे पहला कार्य होगा लोकमत का निर्माण करना। दूसरा होगा चुनावों का संचालन करना। तीसरा सरकार का निर्माण, और चौथा होगा राजनीतिक चेतना का प्रसार करना। दोस्तों जहां पर आवश्यकता लगेगी हम वहां पर रुक करके आपको कन्वेंस भी समझाएंगे, भी डिस्कस करेंगे उसको, लेकिन जहां पर आवश्यकता ही नहीं है टाइम देने की, तो वहां पर हम फटाफट आगे बढ़ेंगे, जिससे सेशन थोड़ा कम और छोटा हो जाए। ठीक है, समय ज्यादा ना लगे। चलिए अगला प्रश्न है दल प्रणाली के कोई 2 गुण लिखिए। दल प्रणाली के, देखिए अब दल प्रणाली क्या होगी दोस्तों, वही राजनीतिक दल है ना। तो दलीय प्रणाली के 2 गुण क्या हो गए। दलीय प्रणाली मानवीय स्वभाव के अनुकूल होती है। भाई दल कब बनेगा, जब मानवों का स्वभाव एक जैसा मिलेगा, समान होगा। ठीक है ना, तो मानवीय स्वभाव के अनुकूल होती है दलीय प्रणाली। दूसरी, दलीय प्रणाली लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है। लोकतंत्र तभी जिंदा रह सकता है, तभी पनप सकता है, तभी लोकतंत्र का विकास हो सकता है जब उस शासन व्यवस्था में दलीय प्रणाली हो, दलीय प्रणाली का स्थायित्व हो। क्लियर है। अगला प्रश्न है दल प्रणाली के दोष लिखिए, 2 दोष बताइए। तो दल प्रणाली के कुछ दोष भी है दोस्तों। दल प्रणाली की दल भक्ति जो है देशभक्ति से अलग कर देती है। दलीय प्रणाली में जैसे आज जो राजनीतिक दलों के अंतर्गत जो दलीय प्रणाली है, वो दलीय प्रणाली अगर दल के हित और राष्ट्रीय हित अगर टकराने लगे, ठीक है ना, तो एक दल का व्यक्ति जो है, एक दल का सदस्य जो है, सबसे पहले प्राथमिकता अपने दल को देना उचित समझता है, जबकि उसे राष्ट्र को देना चाहिए। तो यहां पर ये एक धर्म संकट जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो पहला दोष तो ये हो जाता है। दूसरा दोष ये है कि राजनीतिक दल समाज में मतभेदों को प्रोत्साहित करते हैं। क्या राजनीतिक दल जो होते हैं समाज में मतभेदों को प्रोत्साहित करते हैं, बढ़ाते हैं मतभेदों को, तभी तो राजनीतिक दल पनप पाते हैं, तभी तो चल पाते हैं। क्लियर है। अगला प्रश्न है दल प्रणाली के स्वरूप, क्या क्या स्वरूप हो सकते हैं। दल प्रणाली के रूप, कितने प्रकार के रूप हो सकते हैं दोस्तों, तो ये वही एक दलीय, द्विदलीय या त्रिदलीय, बहुदलीय हो सकता है। एक दलीय शासन प्रणाली, या द्विदलीय जिसमें 2 दलों की प्रधानता होगी, या बहुदलीय जिसमें अधिकतम दल होगी। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न है द्विदलीय प्रणाली के कोई 2 दोष लिखिए। तो 2 दोष अगर बात करें तो बहुमत दल की तानाशाही होती है इसमें। द्विदलीय प्रणाली में क्या होता है दोस्तों कि 2 दल, विशेष रूप से 2 दल होते हैं शासन व्यवस्था में, उनमें से एक दल जो है शासन करता है। तो ऐसी शासन व्यवस्था में एक दल जो बहुमत प्राप्त है, जिसकी सरकार है, तो वो बहुमत वाला दल जो होगा वो तानाशाही हो जाएगा। दूसरा दोष है विधायिका की शक्तियों का ह्रास होना, विधायिका की शक्तियों का कम हो जाना। क्लियर है। अगला प्रश्न है बहुदलीय प्रणाली के 2 गुण और 2 लाभ बताइए। 2 गुण बताइए, दोष आपने देख लिए हैं तो अब यहाँ पर लाभ भी देख लीजिए। भाई जिसके दोष होंगे तो गुण भी होंगे, जिसके गुण हैं तो उसके दोष भी होंगे। देखो अगला प्रश्न है मतदाताओं को चयन के विकल्प, दूसरा है संसदीय शक्ति का ह्रास नहीं। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है बहुदलीय पद्धति के कोई 2 अवगुण बताइए। बहुदलीय पद्धति के जिसमें 2 या 2 से अधिक दल होंगे उसे बहुदलीय प्रणाली कहेंगे। तो बहुदलीय प्रणाली है उसके दोष बताना है आपको। तो दोष के अंतर्गत कमजोर और अस्थायी सरकार होती है। भाई जो संगठन के द्वारा, मतलब कहें कि 1 या 2 अधिक दलों से मिलकर जो सरकार बनती है, वहां पर सरकार अस्थायी होती है। दूसरे दल हमेशा उसको गिराने पर टिके हुए लगे रहते हैं। दूसरा सशक्त विरोधी दल का अभाव, सशक्त एक विरोधी दल नहीं होता है शासन व्यवस्था में। क्लियर है। अगला प्रश्न है दबाव समूह क्या होते हैं। दबाव समूह देखिए, अब दोस्तों अब हम राजनीतिक दलों पर डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले, है ना। 13 प्रश्नों के माध्यम से हमने राजनीतिक दलों पर डिस्कस किया है। अब आगे के जो प्रश्न है, कुछ प्रश्नों में अब हम दबाव समूह पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये छोटे से प्रश्न जो हैं, लघु त्रिक प्रकृति के जो प्रश्न है, ये आपके लिए आगे जो आप टॉपिक वाइज फुल डिटेल क्लासेस लेने वाले हो ना, उसके लिए एक तैयारी है, समझ लीजिए। आप अगर इन कंसेप्टों को अच्छे से समझ लेते हैं, 2-4 बार पढ़ लेते हैं ना, तो आगे जब सेशन लेंगे आप, लॉन्ग सेशन जो लेंगे ना, तो वो उसमें वहां पर आपको प्रॉब्लम आनी ही नहीं है। छोटी छोटी टर्म आप यहाँ समझ चले जाएंगे। तो जब पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको कोई डाउट रहेगा ही नहीं।
फटाफट आपका कंप्लीट होगा सेशन पूरा, है ना। इस कारण से दोस्तों ये शॉर्ट सेशन लाने का मेरा माध्यम रहा है। चलिए अगला प्रश्न है दबाव समूह क्या है। तो दबाव समूह से आप क्या समझते हो, ठीक है, दबाव समूह से आप क्या समझते हैं। उत्तर है दबाव समूह ऐसे संगठित समूह है, जैसे राजनीतिक दल होते थे ऐसे ही कुछ व्यक्तियों के समूह होते हैं दबाव समूह भी। ये अपने सदस्यों को पदों पर बिठाए बिना, अब देखिए क्या होता है कि राजनीति में तो शासन को प्राप्त करने की, शासन जो कुर्सी होती है ना, कुर्सी प्राप्त करने की लालसा हर एक राजनीतिक दल में होती है। लेकिन यहां पर जो दबाव समूह होते हैं, दबाव समूह में वो किसी सदस्य को पद पर नहीं बिठाते हैं, पद पर नहीं बिठाते हैं, बिना पद पर बिठाए सरकार के जो निर्णय होते हैं उनको प्रभावित करने की लालसा ये रखते हैं। कहने का अर्थ ये है कि ये दबाव समूहों का जो मेन उद्देश्य होता है वो ये होता है कि सरकार पर इस प्रकार का दबाव बनाए जिससे कि उनके उद्देश्य पूरे हो, उनके कार्य पूरे हो। क्लियर है। अगला प्रश्न है दबाव समूह को परिभाषित कीजिए। तो मायरन साहब ने बहुत अच्छे से परिभाषित किया है, तो फिर हमें करने की जरूरत ही नहीं है। देख लीजिए आप, उनने जो लिखा है मायरन विनर के अनुसार दबाव समूह से हमारा तात्पर्य है शासकीय व्यवस्था के बाहर किसी भी ऐसे संगठित समूह से, किसके, शासकीय व्यवस्था के बाहर, शासकीय व्यवस्था से बाहर जो एक ऐसे समूह से इसका अर्थ निकलता है जो शासकीय अधिकारियों की नामजदगी या नियुक्ति या सार्वजनिक नीति के निर्धारण, उसके प्रशासन, समझौता व्यवस्था सभी को लगभग सरकार के हर कार्य पर दबाव बनाने का प्रयास करता है। समाज के ऐसे लोगों का संगठन या समूह जो सरकार में नहीं है लेकिन सरकार के प्रत्येक कार्य को लेकर के उस पर दबाव बनाने के पक्ष में रहता है। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारे यहां पर प्रश्न नंबर 16, दबाव समूह के लक्षण। दो लक्षण बताने हैं दबाव समूह के, दो लक्षण। तो दबाव समूह के सीमित उद्देश्य होते हैं, कुछ ज्यादा उद्देश्य शासन प्राप्ति करने की इच्छा इनकी होती नहीं है, सिर्फ सीमित उद्देश्य होते हैं। सीमित उद्देश्य जैसे कि मान लीजिए कि समाज के हित में कोई दबाव समूह बना हुआ है और वो किसी समाज विशेष को लेकर के बना हुआ है, तो वो समाज को, उस समाज का विकास करने के लिए जो है सरकार पर दबाव बनाएगा कि उस समाज के विकास के लिए कुछ महत्वपूर्ण कानूनों का निर्माण करे, कुछ बेहतर सुविधाएं प्रोवाइड करे, तो इस प्रकार की कुछ विशेष व्यवस्था बनाएगा। कोई दबाव समूह होते भ्रष्टाचार विरोधी, तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार पर दबाव बनाते हैं। तो इस प्रकार से हर एक कार्य के अलग अलग प्रकार से जो है दबाव समूह बना लिए जाते हैं जो सरकार पर दबाव बनाने का कार्य करते हैं। क्लियर है। और अपने सीमित उद्देश्य की पूर्ति के लिए उचित और अनुचित सभी साधनों का प्रयोग करना जानते हैं। उचित और अनुचित, जैसे कि राजनीतिक दल में सिर्फ उचित साधनों का ही प्रयोग कर सकते हैं राजनीतिक दल, लेकिन दबाव समूह उचित और अनुचित दोनों प्रकार के साधनों का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट है दो भारतीय दबाव समूह के नाम लिखिए। तो भाई दो भारतीय दबाव समूह के नाम, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स पहला बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है, एक बार इसको गूगल जरूर करिएगा आप लोग, क्लास खत्म होने के बाद में गूगल जरूर करना चैम्बर ऑफ कॉमर्स को, ठीक है, वहां पर आपको इसके बारे में काफी पढ़ने को मिल जाएगा। ट्रेड यूनियन जो श्रमिक संगठन है, तो दोनों को आप लोग सेशन खत्म होने के बाद में गूगल करेंगे, गूगल से आप इनकी एक डिटेल जानकारी लेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है राजनीतिक दल और दबाव समूह के बीच में क्या अंतर होता है। देखने में तो जो एक जैसे ही लगते हैं लेकिन नहीं, अंतर होता है। राजनीतिक दल शासन प्राप्त करने की और करने का प्रयास करता है, वहीं दबाव समूह सिर्फ दबाव बनाकर कर सरकार पर दबाव बना करके अपना कार्य करवाने के हित में रहता है। तो राजनीतिक दल का विस्तृत उद्देश्य होता है, राजनीतिक दल का एक बड़ा उद्देश्य होता है, जबकि दबाव समूह का संकुचित उद्देश्य होता है, छोटे छोटे उद्देश्य होते हैं, सीमित उद्देश्य होते हैं। राजनीतिक दल विस्तृत संगठन, एक बड़ा संगठन होता है राजनीतिक दल, जबकि दबाव समूह छोटा ही होता है इसके परिप्रेक्ष्य में। क्लियर है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके सामने, ये रहा आलमंड ने दबाव समूह के कितने प्रकार बताए हैं, दबाव समूह कितने प्रकार का हो सकता है। तो आलमंड साहब ने इसकी परिभाषा दी थी। तो आलमंड साहब ने 4 प्रकार बताए हैं दबाव समूहों के। 4 प्रकार है, संस्थात्मक हो सकता है, एक संस्था के रूप में हो सकता है, असंघात्मक रूप में हो सकता है, असंघात्मक रूप में, और अनियमित भी हो सकता है और संघात्मक भी। तो यहां पर देखिए संस्थात्मक रूप में, ठीक है, असंघात्मक और असंघात्मक, संघात्मक और असंघात्मक, संस्थात्मक और अनियमित, 4 प्रकार के दबाव समूह हो सकते हैं। क्लियर है। अगला प्रश्न है लॉबिंग से आप कैसे क्या समझते हो, या लॉबिंग से आपका क्या अभिप्राय है। तो लॉबिंग का अर्थ है विधानमंडल के सदस्यों को प्रभावित कर उनसे अपने हित में कानून का निर्माण करवाना। लॉबिंग का मतलब समझ सिंपल सा है कि विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं उन पर ऐसा दबाव बनाया जाए, दबाव बना करके अपने हित में कानून का निर्माण करवाना ही लॉबिंग कहलाता है, ठीक है। अब ये लॉबिंग कई प्रकार से की जा सकती है भाई। दबाव समूह के द्वारा इस प्रकार का डायरेक्ट दबाव भी डाला जा सकता है, या फिर नेताओं को जो है वोट के चक्कर में लुभाकर भी उन पर दबाव बनाया जाता है,
है ना। तो इस प्रकार से उनको लुभाने की जो प्रक्रिया है वही तो लॉबिंग कहलाती है ना। लुभा करके अपने हित में कानून बनवा लेना, यही लॉबिंग कहलाती है। अगला प्रश्न है, दबाव समूह के 4 अन्य नाम क्या क्या हो सकते हैं? हित समूह, अज्ञात साम्राज्य, अनौपचारिक सरकार और अदृश्य सरकार। नाम याद रखेंगे आप लोग। हित समूह, दबाव समूह को हम हित समूह के नाम से भी जानते हैं, जो समाज के हित में बनते हैं या किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनते हैं। अज्ञात साम्राज्य, भाई किसी दबाव समूह का इसका सरकार पर इतना प्रेशर है कि सरकार जो है स्वतंत्रता पूर्वक कार्य ही नहीं कर पा रही, सिर्फ उस दबाव समूह के कारण। तो ऐसे में साम्राज्य भले ही सरकार कर रही हो, लेकिन वास्तविक जो साम्राज्य होगा वो तो उस दबाव समूह का होगा जो अज्ञात है, जिसका किसी को पता ही नहीं है, कोई रजिस्टर्ड नहीं है। अगला अनौपचारिक सरकार, अनौपचारिक सरकार। वो तीसरा अदृश्य सरकार, जो बिना दिखने वाली सरकार। क्लियर है दोस्तों? इस प्रकार से हमारी आज की सीरीज होती है कंप्लीट। अगली सीरीज में हम प्रतिनिधि के सिद्धांतों पर बात करेंगे। प्रतिनिधि के सिद्धांत, ये सेशन अब पूरा कंटिन्यू होगा। छोटे छोटे टॉपिक होंगे, कुछ 15-20 प्रश्नों पर हम डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार से 10 से 15 मिनट की क्लासेस होंगी। इससे क्या होगा दोस्तों, आपके आने वाले जो सेशन है, जो लॉन्ग क्लासेस होगी, 1 घंटे 1.5 घंटे की जो क्लासेस होंगी, जो टॉपिक वाइज क्लासेस होंगी, वो पूरी तरह से आपके एकदम क्लियर होती चल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इन छोटे छोटे सेशनों से ही आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। और जिन दोस्तों के एग्जाम अभी ही आने वाले हैं, जो आ गए हैं, उनके लिए तो ये बिल्कुल रामबाण साबित होंगे दोस्तों। एक भी सेशन मत छोड़िएगा इनको। जिनका भी ये सब्जेक्ट है, बिल्कुल एक स्मूथ तरीके से 1 बाय 1 करके सारे सेशनों को एक बार देख मारिए, इससे पूरा आपको माइंड में पूरा क्लियर हो जाएगा। पीडीएफ डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से डाउनलोड करके एक बार अच्छे से एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर पढ़े इसको अच्छे से। क्लियर है? चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, तब तक आप सभी का बहुत धन्यवाद। जी हाँ, टेलीग्राम अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कर ले टेलीग्राम ग्रुप को ना, एकदम निःशुल्क है दोस्तों। वहां कोई चार्ज लेकर नहीं पढ़ाते आप लोगों को, वहां पर भी फ्री ही पढ़ाते हैं। बस सेशनों को कंटिन्यू वहां पर अपलोड किया जाता है, कंटिन्यू वहां नोट्स अपलोड की जाती है, जो भी हमारी आवश्यक बातें होती है वो आपको टेलीग्राम पर शेयर की जाती है। इसे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें टेलीग्राम पर, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको बताने की जरूरत नहीं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। हाँ, कुछ आप कमेंट करते हैं प्रज्ञान की लिंक, तो दोस्तों प्रज्ञान हिंदी, जहां पर हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं ना, वो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में, एक बार डिस्क्रिप्शन खोलेंगे तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको वहां से। चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।